वो चाची के घर गई और उसने चाची के सामने वो फलियाँ रख दी। उसकी आंखें भर आई थी, उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। चाची ने उसे अपनी छाती से उसे लगाया और चाची ने वात्सल्य भरी सहानुभूति पाकर और दोनों भी रोने लगी। दोनों भी बहुत एक दूसरे से आलिंगन करके रोने लगी। इतने में बाहर से तारका का मझला भाई आ गया और वो बोला, चाची मैं आया हूँ। भाई की आवाज़ सुनते ही तारका को बड़ी खुशी हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। राजापुर की गंगा अचानक सूख जाए उसी तरह का उसका रोना थम गया। उसका सारा दुख हुआ भूल गई। झट से आगे बढ़कर उसने सब फलियां समेटी और लाड़ भरी आवाज में कहा, चाची मैं तुम्हें फलियां बाद में दे दूंगी, अभी ये फलियां नारायण भैया को देना है। तारका के निर्मल हृदय की इन बातों पर कौन गदगद नहीं होगा। चाची भी गदगद हो गई, उसे भी बहुत बड़ी उसके आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, दे दो बेटी फलियां, उसे दे दो, मुझे बाद में भी दी तो भी चलेगा। पगली, नारायण के यहाँ क्या कमी है? बाजार से वो फलियां नहीं ला पाएगा क्या? लेकिन नहीं, तारका बोली, लेकिन चाची वो बाजार की होंगी, उसके पिताजी के घर की, उसकी अपनी फलियां उसे यहाँ से मिलेगी। और कहते हैं कभी पत्थर भी पसीज जाता है, नारायण का दिल भी पसीज गया। वो पत्थर थोड़ा ही था, उसकी आंखें भर आई और वह भी उसे भी अपने बहन के प्रति प्रेम निकल आया, पसीज आया। उसने हाथ आगे बढ़ाए, फलियां ले ली और इसी समय छोटा भाई अमृत भी वहां पर पहुंचा। अब फलियों का बंटवारा होने लगा। तारका ने कहा, भैया तुम इनमें से आधी अपने पास रखो और आधी अमृत भैया को दे दो। इसी समय पत्नी के कहने पर चाची के सामने तारका से जवाब तलब करने के इरादे से श्रीनिवास भी पहुंचा, क्योंकि उसकी पत्नी ने शिकायत कर दी थी कि तारका अपनी चाची के पास चलकर गई है, बहुत सारी फलियां लेकर गई है मुनगे की। ऐसे समय वह श्रीनिवास उसे पूछने के लिए उसकी शिकायत सुनकर वह चाची के घर पहुंचा था। लेकिन घर का वहां का माहौल देखकर वह भी उस समय रुक गया, ठिठक गया। अंदर का माहौल उसने देखा। तारका की बातों से उसका गुस्सा कब से कब का गायब हो गया था, नदारद हो गया था। तारका भाव विभोर होकर उसे बातें करती रही थी। वह भी अंदर आ गया, वह भी भाव विभोर हो गया। सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की गदगद स्वर निकल आने लगे। तारका घबरा गई थी। श्रीनिवास को देखकर बोली, भैया नाराज मत होना, मैं यूं ही चाची के पास आई थी, मुझे नहीं पता था कि नारायण भैया और अमृत भैया भी यहाँ पर आने वाले हैं, और यहाँ उन्हें देखने पर मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने उनसे बात की है। मैंने मुझसे भी नहीं रहा गया। भैया मुझ पर गुस्सा मत करो और मुझे घर से बाहर मत करो। भैया मैं अनाथ हो जाऊंगी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे इस बात की कोई यहाँ पर आहट नहीं थी। इस प्रकार बातें होती रही। मानवीय अंतरंग पत्थर के नहीं होते हैं। हर एक के मन में प्रेम होता है, स्नेह होता है। हर एक आपके मन में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, श्रद्धा होती है। श्रीनिवास भी आखिर मनुष्य था। उसने कहा, तारका तारा बेटे रो मत, कोई तुझे बाहर नहीं करेगा, चुप रहो, रोना बंद करो। और इस प्रकार एक दूसरे को वह प्रेम से बातें करने लगे। श्रीनिवास मौन था। चैत्र गौरी के सजे चित्रों की तरह तीनों भाई तारका के सामने बैठे थे, बहन के सामने बैठे थे। थोड़ी देर बाद श्रीनिवास बोला, तारका तुम क्यों रो रही हो? उसकी आंखों से झरझर 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 आंसू बह रहे थे और ऐसे समय पर वो जैसे कोई झरना बह रहा हो, इस प्रकार उसके आंखों से यह आंसू आ रहे थे। तीनों भाई सामने थे और तारका ने कहा, मुझे केवल एक ही भैया मिल रहा है, मैं अपने तीनों भाइयों को मिलना चाहती हूँ। श्रीनिवास भी भावुक हो गया, भाव विभोर हो गया और कहने लगा, गुस्से में मैं कह गया था, अब तुझ पर कोई रोक नहीं है। किसी भी भाई के घर जाओ, तुम्हारा आना जाना हर समय चलता रहेगा, क्योंकि तुम तो, ये लड़की तो चिड़िया जैसी होती है, फूल जैसी होती है। ये लड़कियां थोड़ी बातों पर अगर उसकी जिद या अगर उसे कुछ दुख हो गया तो वो मुरझा जाती है। उसी प्रकार उसे खुश रखना, खुश देखना, यही परिवार का हर एक का नियम हुआ करता है। यमराज ने भी जैसे सत्यवान के प्राण लौटा दिए हो, और उस समय सावित्री को जितनी खुशी हो गई थी उतनी खुशी उस तारका को हो गई, क्योंकि उसके बड़े भाई ने श्रीनिवास ने कहा था कि तुझ पर कोई बंधन नहीं होगा, तुझे हर समय कौन सी बाई को अगर तुम मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो।
यह बात सुनकर उसे इतनी खुशी हो गई जैसे सावित्री को सत्यवान को पाकर खुशी हो गई। और वो बोली, सचमुच भैया? श्रीनिवास ने कहा, हाँ सचमुच, ये मेरा शब्द है, मजाक तो नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता? अगर तुम सच्चे दिल से कह रहे हो तो तीनों घर चलो, मैं चावल और मुनगे की फलियां की सब्जी बनाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। जो माँ तुमको खिलाती थी वही मुनगे की फलियां और चावल बनाकर सब परिवार को खिलाती थी और सामने बैठकर बस खुद उनके सामने सबका पेट भरने के बाद खाती थी, वही मैं करना चाहती थी। एक लड़की अपने भाइयों को देखकर एक मातृत्व उसका जाग उठा है, एक खुशी जाग उठी है कि तीनों भाई एक साथ रहे, एक परिवार में रहे तो कितनी खुशियां है। तुम सब एक पंक्ति में बैठोगे तभी मेरे मन को तसल्ली होगी, संतोष होगा। नारायण भैया, अमृत भैया, आते रहो मुझसे मिलने। भैया, कम से कम मेरी शादी होने तक तो आपस में मेल बनाए रखो, एक दूसरे से मिलते रहो। मैं जब तक घर में हूँ, जब मैं यहाँ से शादी होकर विदा हो जाऊंगी, दूर चले जाऊंगी, तब अपनी अपनी मर्जी से जीना, अपनी अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताना। लेकिन जब तक मैं विदा नहीं होती, ससुराल नहीं जाती, तब तक हर सबको मैं अधिकार से खिलाऊंगी, सब्जी, मुनगे की सब्जी खिलाऊंगी, चावल खिलाऊंगी। आप सभी प्रेम से रहोगे तो मेरे मायके में मुझे कष्ट नहीं होगा, मुझे हर तरफ समय ही खुशी मिलेगी। और चाची ने उसे गले लगाते हुए कहा था, अरे यहाँ यहीं पर बनाओ रसोई बनाओ। तो द्वारका बोली, नहीं, मैं अपने घर में, रसोई घर में बैठकर अपने परिवार में, जो अपना पिता का घर है, वहां पर जाकर ही रसोई बनाऊंगी और उसी समय सारे भाइयों को खिला दूंगी। इस प्रकार का संदेश इस कहानी में है। तो उस समय यह सब मान जाते हैं और सभी भाई बोलते हैं, पगली कहीं की। पगली के बाद सभी ने मान ली। ये लड़की हुआ करती है, एक लड़की सारे परिवार को एक जगह लाती है। एक बहन अपने सारे भाइयों को अपने सारे मतभेदों के दूर करते हुए अपने परिवार का एकत्र जीवन बिताने की कोशिश करती है, वही लड़की है। और यह मुनगे की फलिया का यह बड़ा संदेश है। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।